दोस्तों, ये कहानी वर्मा हवेली के उन काले रहस्यों की है जिन्हें मसूरी की धुंध ने सालों तक छुपाए रखा। रात का घना अंधेरा और मसूरी की धुंध में लिपटी देवदार की पहाड़ियां। यहाँ खड़ा है वर्मा हवेली। बरसों पुराने लोहे के गेट पर जंग लगा ताला लटका है, लेकिन हवाएं जैसे इस हवेली के अंदर जाने का रास्ता जानती हैं। हवेली की दीवारें ऐसी दिखती हैं जैसे वे पत्थर की नहीं बल्कि मांस की बनी हो और धीरे धीरे सांस ले रही हो। अंदर हॉल में उसी धूल भरे फर्श पर एक पुराना खून का दाग है। ये वही जगह है जहां आरव की जान गई थी, और वो बालकनी जहां से गिरकर सिया की मौत हुई। अचानक वो साल भर पुराना सूखा खून गीला होने लगता है, जैसे कोई ताजा जख्म फिर से हरा हो गया हो। हवेली की दीवारों के पीछे एक और दुनिया, मौत की दुनिया। एक अंधेरा अंतहीन गलियारा जहां आरव का साया आज भी गिर रहा है। आरव और सिया की रूहें अपने ही निर्जीव शरीरों को बेबसी से देख रही हैं। आरव की मुड़ी हुई गर्दन और सिया का वो चेहरा जिसे वो छूना चाहती है, पर हाथ आर पार निकल जाता है। धीरे धीरे बेबसी गुस्से में बदलने लगती है। हवेली की दीवारों से काली ऊर्जा निकलने लगती है जो उन दोनों को बांध लेती है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद होता है। खेल शुरू हो चुका है। एक साल बाद विक्रम और राहुल अपनी काली कार से हवेली पहुंचते हैं। शराब के नशे में चूर, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि वे मौत के मुंह में कदम रख रहे हैं। राहुल का हाथ कांपता है, वो माचिस जलाता है। अंधेरे कोने में एक साया खड़ा है। तभी राहुल को एक खूबसूरत लड़की दिखती है, सिया। वह मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में सफेदी नहीं, सिर्फ गहरा कालापन है। देखते ही देखते सिया का चेहरा पिघलने लगता है, खाल झड़ने लगती है और नीचे से विभत्स मांस दिखाई देने लगता है। राहुल चिल्लाना चाहता है, पर गला जैसे जाम हो गया है। राहुल भागने की कोशिश करता है, पर फर्श अचानक कीचड़ जैसा बन जाता है। फर्श के नीचे से हजारों सड़े हुए हाथ निकलते हैं, जिनके नाखून टूटे हुए हैं। वे हाथ राहुल के पैरों को जकड़ लेते हैं और उसे जमीन के अंदर घसीटने लगते हैं। अगली सुबह विक्रम को राहुल की लाश मिलती है। लाश पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी, जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। दीवार पर खून से उभरता है एक शब्द, धोखा। विक्रम अब अकेला नहीं है। उसे अपने घर के आईने में सिया का चेहरा दिखता है। उसकी बाहों पर खुद ब खुद ब्लेड के निशान बनने लगते हैं। रात के सन्नाटे में उसके कान के पास कोई फुसफुसाता है, भैया। खाने की प्लेट में कीड़े रेंग रहे हैं। पानी का गिलास खून से भर जाता है। पागलपन की हद तक पहुंचा विक्रम एक तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक हवेली में कदम रखते ही कांप जाता है। वह बस इतना कहता है, ये मुक्ति नहीं, ये बदला है। तांत्रिक घेरा बनाकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कमरे का तापमान इतना गिर जाता है कि मुंह से भाप निकलने लगती है। तभी फर्श से खून का फव्वारा फूटता है। आरव का विशाल साया तांत्रिक को हवा में उठा लेता है। तांत्रिक की गर्दन 180 डिग्री पीछे घूम जाती है। ठीक उसी समय पत्रकार अदिति कैमरा लेकर वहां पहुंचती है। उसके कैमरे की स्क्रीन पर ग्लिच आने लगते हैं और उसे अपनी फुटेज में अपने पीछे दो साए साफ दिखाई देते हैं। अदिति जब भागने की कोशिश करती है तो आरव उसकी कार के बोनट पर प्रकट होता है। वह चिल्लाता है, सच लिखो वरना अगली बारी तुम्हारी। अदिति को पुरानी फाइलों से पता चलता है कि यह सब विक्रम और उसकी मां की साजिश थी। हवेली के अंदर विक्रम और उसकी मां कैद हो जाते हैं। छत से खून की बारिश होने लगती है। सिया का आधा सड़ा हुआ शरीर उनके सामने आता है और पूरी हवेली में अचानक आग लग जाती है। उनकी चीखें दीवारों में दफन हो जाती हैं। अदिति की किताब अधूरी चीखें बाजार में आ चुकी है, लेकिन जब वह अपने कमरे के आईने में देखती है तो उसके पीछे आरव और सिया आज भी खड़ा इंतजार कर रहे हैं।